नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो बात करते हैं तौकीर रज़ा की। योगी बाबा ने तौकीर रज़ा की पुरानी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ मिल करके एक बड़ा दांव खेला है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप सिंह जी। संदीप भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते मैम, आपका नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप जी, अब योगी बाबा ने तौकीर रज़ा की कुंडली खंगाली है, पुरानी फाइलें पलटी हैं। 35 साल पहले तौकीर रज़ा बैंक डिफाल्टर रहे, लोन नहीं चुकाया, ऐश काट रहे थे। लेकिन योगी बाबा ने इनकी नस दबाई तो सारा सच सामने आ गया। वरना पहले की सरकारें सोई हुई थी क्या? 35 साल के बाद इनकी चोरी पकड़ी गई है ना संदीप जी? सरकारें सोई नहीं थी, सरकारें इनके साथ जगी हुई थी, सरकारें इनके साथ रातें बिताती थी, सरकारें इनके इफ्तार में आती थी और अपना हिस्सा लेकर जाती थी। ये जो भी करते थे, इनसे हिस्सा लेकर जाती थी सरकार। मुझे अब जैसे आपने बताया तौकीर रज़ा की बात हो रही है, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, एक बड़े पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने बताया था। मुख्तार अंसारी जब ज़िंदा था, तो समहाउ वो किसी कोर्ट वोर्ट में पेशी होने गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसने कहा कि यहाँ आया हूँ तो 1-2 लोगों से अधिकारियों से मिल लेते, क्योंकि ऑफ कोर्स अलाउड नहीं था, पर उसका रौला था, मिल लिया। तो किसी अधिकारी के साथ मिला और उसकी फ़ोटो खींच के वो छप गई और फिर उसने उस पत्रकार को बुलाया, जो भी समझाया या कहा कि उसने एक बात ज़रूर बोली, उसने कहा तुम जान नहीं रहे हो, अब ये फ़ोटो देख कर जो है हमसे वसूली की जाएगी। आप सोचिए जो माफ़िया पूरे प्रदेश से वसूल रहा है, उससे वसूली करने वाले लोग बैठे हुए थे। तो उसको जो फ्रीडम थी जेलों में ऐसे ही नहीं थी, उसकी भी कीमत थी। तो तौकीर रज़ा वग़ैरह जो कर रहे थे, ये ज़ाहिर-सी बात है समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं तो अपना हिस्सा पहुँचा के गए। तो ये सारी चोरी, ज़मीनों पे कब्ज़ा, वक़्फ़ पे, इसमें कहने की बात नहीं है कि किस पार्टी के साथ रहे हैं, किस पार्टी ने आँखें मूंद ली, कि इनको जो करना है करने दो, हिस्सा देकर जाओ। एक बड़ी शानदार फ़िल्म है अपहरण, उसमें जो प्रदेश का गृह मंत्री होता है, वो नाना पाटेकर जो कि एक मुसलमान माफिया का ही रोल निभा रहे हैं अपहरण फ़िल्म में, बिहार में, तो उसको फ़ोन जी। करता है, "सारा अकेले-अकेले माल खा जाओगे, हमको नहीं पहुँचाओगे?" तो जबकि नाना पाटेकर की अपहरण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें हिस्सा गृह मंत्री का। तो ये पुराना सिस्टम था, जो बदला मोदी जी और योगी जी के आने के बाद। अब क्या है? हाँ भाई, तो कि रज़ा की फाइल लाओ, और क्या है? और क्या किया होगा? कुछ तो किया होगा, इतनी बड़ी संपत्तियाँ ऐसे थोड़ी बन रही हैं। तो एक-एक अब बाकायदा ऑडिट ऑडिट चालू हो गया, कायदे की एजेंसीज़ अब ऑडिट करेंगी, ढंग से करेंगी। भई इन्होंने कुछ ऐसा कांड कर दिया है जो कि योगी जी के एकदम पसंद में नहीं आता। कहते हैं मुझे मेरा काम करने दो, मुझे प्रदेश को डेवलप करने दो। आप सोचिए यूपी पहली बार बजट सरप्लस आया है, वरना अखिलेश-वखिलेश सपाओं काल में तो घाटे का ही बजट पेश करते थे लोग। फर्स्ट टाइम सरप्लस बजट आया, तो ये तो कुछ काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, जनता को बिज़नेस डेवलप करने का मौका मिल रहा है। तो मो योगी जी कह रहे हैं हमें ये सब काम करने दो, क्यों लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करते हो? तो नहीं माने ये लोग को आग लगी हुई थी। तो जो हुआ सो हुआ, वो सब आपने भी हमने हमारे दर्शक जानते ही हैं। तो फिर तौकीर रज़ा पर क्या कार्रवाई हुई और पूरा जो प्रदेश में सबको बुलाकर जो ये कर रहा था, तो क्या कार्रवाई हुई। हाँ, एक चीज़ योगी जी का वो अपना मॉडस ऑपरेंडी नहीं, अपना एक तरीका है कि जिसने कांड किया है फिर उसकी कुंडली खोली जाती है, फिर उसके पुराने पाप निकाले जाते हैं। कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, क्या। फिर बाकायदा ये नहीं होता कि रेड पड़ी और कुछ कागज़ मिले, नहीं-नहीं, फुल डिटेल निकलती है। अभी जैसे बेचारे अपने ज़मानत के लिए भी अर्ज़ी नहीं दे पा रहे, जेल में ही बंद रहना चाहते हैं, डर है। जी। कहाँ कभी अर्ज़ी-वर्ज़ी लगा के बेल से बाहर आने की कोशिश नहीं किया। जिसने कोशिश की, जो जेल के अंदर-बाहर बहुत ज़्यादा कर रहा था, अतीक टाइप के लोग, क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को थोड़ा-सा जैसे योगी जी जो कुंडली निकालते हैं ना फिर अब इस एरिया पर नज़र नहीं थी, जैसे कि पूर्वांचल के माफियाओं को समाप्त किया, मेरठ के माफियाओं को समाप्त किया, रुहेलखंड, बरेली के माफिया-वाफिया शांति से पड़े हुए थे।
ठीक है, मतलब काम बहुत सारे होते हैं ना, प्रायोरिटी वाली बात होती है। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं था, बट प्रायोरिटी वाली बात होती है। अब ये आ गए प्रायोरिटी पे। जब इनका और अगले 2-3 महीने में हम और देखेंगे कि बरेली में भी जो है ज़मीन छुड़ाई जा रही है, कब्ज़ा हटाया जा रहा है, उस पे गरीबों के लिए आवास बनेंगे। तो ये सब काम करने में 2, 4, 6 महीना लगता है, ये भी होगा। 100% बरेली में ये भी होगा। अच्छा, वैसे मैं बरेली में ही बैठा हूँ इस समय, तो जी, थोड़ा जी, जी, जी। अच्छा माहौल है शहर का, सही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबको शांति चाहिए, पर लाखों लोग जहाँ इस शहर में रहते हैं, सबको शांति। मेजरली तो सबको चाहिए, कुछ ही लोग हैं जो कब्ज़ा करके रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये लोग अपने मुसलमान भाइयों को ही परेशान करके रखते हैं। उन्हीं की सबसे ज़्यादा ज़मीनें कब्ज़ा करते हैं, उन्हीं के बहू-बेटियों पे हाथ रखते हैं और इसलिए इनके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं पाता। तो ये है, ये चल रहा है। दूसरा मैं इसके बाद देखता हूँ कि बरेलवियों के साथ ये हो रहा है और देवबंदियों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है देवबंद, सहारनपुर में, और ये जी, 2 बड़े इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है सुन्नियों के। शिया सुन्नी का तो जो अपना पंगा है वो तो है। सुन्नियों में भी देवबंदी और बरेलियों में आपस में बड़ा पंगा है। देवबंदी वही हैं जिनसे तालिबानी सीख के गए हैं। अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है, वो पूरा देवबंद से निकला है। वहीं के लोग निकले वहाँ से और वहाँ गए अफ़गानिस्तान में पूरा सेटअप किया उन्होंने। और देवबंदी और बरेलवी दोनों का भारत को जो पाकिस्तान बनवाने में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? तो दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट था। एक का ये कहना था कि पाकिस्तान ले लेना चाहिए, ज़मीन ले लेनी चाहिए जो ज़मीन मिल रही है। दूसरे का ये कहना था कि नहीं, टुकड़ा लोगे तो फिर पूरे भारत को नहीं बना पाओगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम भारत में रह गए, हमारे पूर्वज जो है भारत को चुन लिया हमने, हमने चुना इसलिए क्योंकि तुम पूरे भारत को इस्लामिक बनाना चाह रहे थे, इसलिए तुम यहाँ रह गए, बस, और कोई पर्पज़ नहीं था, कोई बहुत मोहब्बत नहीं है आपको ज़मीन से। खैर, तो देवबंदी का जो एक बेसिक थॉट होता है, जो जिस तरीके से वो इस्लाम को जीते हैं, वो ये है कि मोहम्मद साहब की जीवन को वो फ़ॉलो करते हैं, सुन्नत में बिलीव करते हैं, ठीक है? एज़ अ डिवाइन फेलो मानकर उनकी सुन्नत में बिलीव करते हैं। बरेलवियों का क्या है कि वो उनका बर्थडे भी मनाते हैं, जो देवबंदी नहीं मनाते। और दूसरा बरेलवी एक और काम करते हैं कि दरगाह पूजते हैं, सूफ़ी मोड में रहते हैं थोड़ा-सा, पीर बाबा वाला काम करते हैं, थोड़ा-सा कि भई ऐसे कैसे, कहीं तो सर पटकने के लिए एक पत्थर चाहिए, तो चलो दरगाह ही सही, नहीं भगवान की मूर्ति तो दरगाह सही। तो एक मिडल ग्राउंड रखते हैं, जबकि देवबंदी एकदम क्लियर कट है, नहीं, प्योर इस्लाम फ़ॉलो करते हैं, तो जो का अफ़गानिस्तान में दिखता है। लेकिन अफ़गानिस्तान से जब फ़ॉरेन मिनिस्टर वहाँ के यहाँ आते हैं, बाकायदा इज़्ज़त दी जाती है और उनको, जबकि उस देश को मान्यता भी भारत ने नहीं दी है। लेकिन वो जानते हैं कि वो भारत के काम के हैं इस समय, तो देवबंद वो जाते हैं, जैसे कोई अपने तीर्थ जाता है, वैसे वो देवबंद गए, कि यहाँ से पढ़ के निकले हमारे बाप-दादा, परदादा लोग और अफ़गानिस्तान में आज हम वहाँ सरकार चला रहे हैं। देवबंद वालों को भी लगा, वाह! हमारा चेला आज एक वहाँ का फ़ॉरेन मिनिस्टर है, या मतलब यहाँ से एग्ज़ैक्टली पढ़ के नहीं निकले, वो स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आए अपने पूर्वजों के गाँव में, तो भारत सरकार ने पूरी सहूलियत दी। यहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठा हुए उनसे मिलने के लिए, हज़ारों देवबंदी जी। मुसलमान। योगी जी ने एक एक लाठी नहीं चलाई। तो सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन देखिए कि जहाँ बरेलवी सड़क पे उतरा वो पीटा गया, बहुत कायदे से, और अब उसको पूरा आर्थिक साम्राज्य उसका निपटाया जा रहा है। और देवबंदियों को बाकायदा थोड़ी-सी इज़्ज़त अब दी जा रही है। अच्छा है ना, दोनों आपस में लड़े। हिंदू एक होकर रहे, ये आपस में लड़े। पहले क्या होता था? हिंदू को जातियों में विभाग करके कि इन सवर्ण, ठाकुर, दलित, ये वो कोशिशें हमेशा होती रहती हैं। कई लोग करते रहते हैं। ये लोग एक होकर वोट करते थे। अब भैया देवबंदी हमारे काम आ रहा है, अफ़गानिस्तान को पीट रहा है। पाकिस्तान को अगर साँस लेने का मौका दिया गया, तो पक्का पहलगाम करेगा। पहलगाम से घटिया कोई हरकत करेगा, क्या फ़ायदा? भाई तुम ही डिस्टर्ब रहो, तुम ऊपर से डिस्टर्ब रहो। अफ़गानिस्तान जो कर रहा है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है पंजाबी और अफ़गानियों में, गुड। दूसरा ये कि पंजाबी पाकिस्तानी जो है वो तो एलीट क्लास है वहाँ का। वो तो वहाँ की जनता को चूस ही रहा है, बलूचिस्तानियों को, सिंधियों को, पीओके वालों को, अफ़गानियों को। आज वो पंजाब में बैठ के काम कर रहा है। तो और उसके बाद अफ़गानिस्तानी जो लोग हैं, वो अपने आप को कल्चरली कनेक्ट करते हैं अपनी ज़मीन से, अपने कबीले से।
इस्लाम से पीछे का जो उनका इतिहास है उससे हल्का-सा वो जुड़े हुए हैं। देश को मानते हैं, ये हमारा देश है, वतन है। जबकि इस्लाम बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि आप देश मानें। बाउंड्री लेस होनी चाहिए। उम्मा का कांसेप्ट है कि सारे मुसलमान भाई हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को देख के नहीं लग रहा है कि दोनों में उम्मा या कुछ टाइप का कोई कांसेप्ट होता भी है। गुड फॉर अस। वो डिस्टर्ब रहेगा पाकिस्तान। भारत डिस्टर्ब रहता था, पाकिस्तान खुश रहता था। अब पाकिस्तान डिस्टर्ब, भारत खुश रहेगा। भारत में कोई बम नहीं फटना, कोई टेररिस्ट नहीं है। आपस में लड़ो, जब तुमको गोली बंदूक ही चलाना है, मारना ही है, बम ही फटना है तो आपस में मरो ना भाई, हमको छोड़ छोड़ दो। हमको अपना काम करना है। हमको अभी विशाखापट्टनम में गूगल का सबसे बड़ा डेटा का हब बनाना है। हमको सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने हैं। हमको गाड़ियों के मैन्युफैक्चर, हमको दुनिया के लिए दवाइयाँ बनानी है। हमको करने दो हमारा काम। तुम जाओ लड़ो भिड़ो, खत्म हो। तो ये एक बड़ा क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ यूपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्या कहते हैं प्रेमचंद की एक कहानी थी ना, 2 बैलों की कथा, हीरा मोती। तो वैसा जी, बिहेवियर दिख रहा है दोनों लोग का। एक हीरा, एक मोती है, दोनों साथ में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने पर्पस सही सेम कहा। है। जी, हुँ, योगी जी हुँ, का सीधा-सा फंडा है, माफिया के आगे जो सरकार नहीं झुकेगी। उधर अमित शाह कह रहे हैं, आतंकवादी कोई बचेगा नहीं, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। तो दोनों का फंडा एकदम क्लियर है। अच्छा, फिर से ज़रा बात करते हैं इनकी तौकीर रज़ा की। देखिए, जिस समय योगी जी ये कहते हैं कि माफिया उत्तर प्रदेश में वो पनपने नहीं देंगे, तो समाजवादी बड़ा शोर मचाते हैं, है ना? इनको मतलब योगी जी तो बिल्कुल साफ कहते हैं, अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही तो उसको तो लात से समझाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। है ना? उसके लिए क्या मैम ही कहा देखिए, जाए? जी, नहीं, नहीं देखिए, अ, जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेसी कहते हैं कि देश में बेरोज़गारी बहुत है और इकोनॉमी डेड हो रही है, तो वो अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी कमीशनबाज़ी, हमारी दलाली, हमारा जो है माफियागिरी खत्म हो गया है, हम किसी से धमका के पैसा नहीं ले पा रहे हैं। तो वो बेरोज़गारी बढ़ गई। खुद बेरोज़गार हो गए हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम ना इन पार्टियों को और कुछ नहीं पता होता। तो यही पता होता है कोई प्रोजेक्ट का में कमीशनबाज़ी करा दी, दलाली ले ली, किसी एरिया में कोई काम हो रहा है तो उस ठेकेदार को पकड़ लाए कि इतना पैसा हमको दोगे, यही इनको पता होता है और कुछ नहीं पता होता। तो जब ये बेरोज़गारी और दलाली की बेरोज़गारी की बात करते हैं तो अपनी बेरोज़गारी बताते हैं। इकोनॉमी डेड है तो मेरी इकोनॉमी डेड हो गई, हमको पैसा नहीं मिल रहा कहीं से, हम सत्ता में होते तो हम पैसा ले रहे होते। तो समाजवादियों का ये सीन है। इसलिए अच्छा, सबसे बड़ी बात आप सोचिए, अखिलेश यादव तौकीर रज़ा के फ़ेवर में आकर एक शब्द नहीं बोल। अखिलेश यादव बहुत अच्छे से जान गया है कि इन मुसलमानों के पास योगी जी जितना इनको दबा के रखेंगे, इन मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं है अखिलेश यादव के पास या अखिलेश यादव को वोट देने के अलावा। तो अखिलेश यादव का भी सारा फ़ोकस है कि हम कैसे दलित ले आएँ, कैसे पीडीए ले आएँ, कैसे हिंदुओं में से थोड़ा-थोड़ा तोड़ लाएँ। तो अभी वो हिंदुओं की जातियों पे फ़ोकस कर रहे हैं। सक्सेसफुल हुए थोड़ा बहुत 2024 में। अब देखिए ये बेसिकली एक जो दलित वोट बैंक है जो मायावती जी का रहा है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। या तो मायावती जी उसको खुद सहेज लें या थोड़ा समाजवादी में चले जाएँगे या देखते हैं क्या होता है। तो पॉइंट इज़ कि अखिलेश यादव का ये कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मौलाना तौकीर रज़ा के फ़ेवर में सड़क पे उतरूँ या प्रदर्शन करूँ, धरना करूँ। अरे कुछ तो करते यार, कुछ तो दिखते सड़क पे। आज वो मंदिरों को कुछ बोल रहे थे, बन बातें कर रहे थे। एनी व्हिच वेज़, तो ये एक, अब देखिए जैसे आपने अमित शाह जी की बात, योगी जी जब बात करते हैं, चंड-मुंड की बात करते हैं, माफियाओं की बात करते हैं, मैं एक्चुअली यही कहने जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का बेसिक वोट बैंक कहाँ से आता है? मुसलमान वोट बैंक आता है। माफियागिरी भी जी, इनके ज़्यादा वही लोग करते हैं, ठीक है? तो जब योगी जी माफिया खत्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक द्वारा समर्थित, और अगर हिंदू में से भी माफिया होता है, तो भी वो पर्टिकुलरली समाजवादी पार्टी या उन पार्टियों में होता है जो जिनको मुसलमान वोट बैंक से ही पावर में आना होता है, ठीक है? बिल्कुल। तो योगी जी उसका इलाज करते हैं। अमित शाह जी जब कहते हैं घुसपैठिए नहीं छोड़ूँगा, सारे घुसपैठिए बाहर निकालूँगा, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो तो साफ कह रहे हैं भई हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई सबका स्वागत है। बस जो अपने बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान से यहाँ पे जो मुसलमान आया है, जो घुसपैठिया, मैं उसको बाहर करूँगा। बहुत क्लियरली वो बातें कह रहे हैं। दूसरा पीएफआई को निपटाते हैं अमित शाह जी, तो पीएफआई क्या था?
यंग मुस्लिम्स का ही तो संगठन था जिनको भारत पे 2047 तक इस्लामिक कब्जा करना है। दिल्ली में दंगा हुआ, शर्जील इमाम और क्या नाम है उसका, उमर खालिद आज तक जेल में ही पड़े हुए हैं, बाहर नहीं आए। कपिल सिब्बल भी वकालत कर रहे हैं पर जमानत नहीं मिल रही। मेकिंग श्योर कि जो देश तोड़ने की, देश काटने की बात करे वो तो जेल में ही रहेगा। तो क्या कंट्रोल है, किस तरीके से भारत को सहेजने की कोशिश की जा रही है। इधर मोदी जी डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं और यहाँ अमित शाह जी और योगी जी मिलके कि आग नहीं लगने देंगे देश में, आप चिंता मत करो मोदी जी, ये अंदर हम आग नहीं लगने देंगे, इंटरनली हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। आप दुनिया देखो, ट्रंप को से निपटो, हम अंदर देख लेंगे। ये अच्छा सा टीम एफर्ट है, कोऑर्डिनेशन है, जो पहले कभी नहीं दिखता था। अगर योगी जी को ये पता था कि बरेली में इस टाइप का होने वाला है, उसकी तैयारी उन्होंने कर रखी थी, तो ये इंटेलिजेंस तो सेंटर ने शेयर की होगी ना। अमित शाह जी, सीबीआई, रॉ, जितना भी है गृह मंत्रालय के अंदर, या जो भारत की एजेंसीज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो भी है, उन्होंने शेयर किया होगा ना। तो और उसका भरपूर इम्प्लीमेंटेशन योगी जी ने किया। यही तो होता है, यही तो टीम एफर्ट है, यही तो भारत का एक साथ बनना है। और कैसे बने? मुसीबत से बचाए रहो, प्रगति करते रहो, घर में शांति रखो, शांति से व्यापार बढ़ता है। अब कुछ लोग जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। इसकी कमान 2-3 लोग के हाथ में, डोवाल जी भी हैं, आर्मी भी है हमारी। हम अंदर में तो कोई एक मिसाइल नहीं फेंकने पाएगा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग, एक ड्रोन नहीं डाल पाएगा। सब अपना अपना काम कर, तो हम भी अपना काम करें। एक शांति, बड़ा बढ़िया अच्छा माहौल मिला है, भारत को बनाएं, हिंदू वोट बैंक को और मजबूत करें, कास्टिज्म में न पड़े, किसी भी कारण से घटिया शब्दों का इस्तेमाल न करें। सब हमारे ही बंधु हैं, भाई हैं। जुडिशरी एक समस्या है, जुडिशरी को ठीक करें। इफ इन केस कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आ रही है, फर्जी केसेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो अल्टीमेट सोल्यूशन तो जुडिशरी की वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है ना। फर्जी केसेस तो 100 तरीके के होते हैं, जुडिशरी अलाउ करती है। तो हम लोग की क्या जिम्मेदारी? हम लोग की जिम्मेदारी शांति से अपना अपना योगदान करते रहें, अपना कार्य करते रहें, लोगों को मजबूत करते रहें, अपने विचार, भारत का विचार, हिंदुओं का विचार दूर दूर तक लेकर जाएं। शांति मिली हुई है, कितनी मुश्किल से मिली है, इसका अंदाजा नहीं लोगों को। शांति मिल जाती है ना, तो लोग भूल जाते हैं कि नॉर्मल जीवन जो चल रहा है उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने लोग का खून पसीना लग रहा हुआ है। तो इस बात को समझने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। संदीप जी, देखिए कई बार मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ये तौकीर रज़ा है, इसकी कोई फैक्ट्री तो थी नहीं। उधर वो कन्वर्जन वाले बाबा, वो अंगूर उनका, हाँ, उनका कोई बिजनेस नहीं। तो इतनी प्रॉपर्टी इनकी कैसे बन गई? और तब की सरकारें, उन्होंने देखा ही नहीं कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे कह मिल तो रहा बांट के हूँ, खा रहे थे। उन्हें सब पता था, हिस्सा लेके जा रहे थे। सरकारी जमीनें कब्जा करते रहो, प्लस एक बहुत बड़ा सिस्टम है हलाल का। प्लस पहले एनजीओ खुल जाते थे जहां पे बाहर से फंडिंग होती थी। और बीच में तो मुसलमानों के जितने इंस्टीट्यूट थे उसमें आपस में बहुत कंपटीशन था कि सऊदी से कौन लेके आएगा पैसा। मुझे याद है लखनऊ में एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी करके है, बहुत बड़ी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, पूरा एकदम वही माहौल है। अच्छा खासा बड़ा कैंपस है, सेटअप है। तो ये बात है 2013-14 समथिंग लाइक दैट। तो मैं किसी उन्हीं के शायद हाँ, एक और इंस्टीट्यूट है करामत करके, तो जी। उनके ओनर के किसी के दोस्त के साथ गया था, वो मुझे लेके गया था फॉर सम रीजन। तो करामत वाला बड़ा एकदम टेंशन में कि अरे यार बताओ, सऊदी के मौलाना आए, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, इंटीग्रल वालों को 200-300 करोड़ रुपया लेके दे के चले गए, इसे चेक साइन करके चले गए, हम लोग को नहीं दिया कुछ। ये मैंने अपने कान से सुना, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, जब एनजीओ बहुत बढ़िया था, बाहर से खूब पैसा आता था, सीआरए का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, कांग्रेस। चलो, ये तो बाद में जब टाइट करना शुरू हुआ तब तो हालत खराब हुई। लेकिन अंदर का भी पैसा है ना, हलाल का जो अंदर का पैसा है, हम और आप जो खर्चा करते हैं, हमारा पैसा, आप, हमारा आपका पैसा किसी कारण से अगर इनके इकोनॉमिक सिस्टम में, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में चला गया तो बाहर नहीं आता। और उनको कोई काम होगा तो मुसलमान से ही करवाएंगे, उनको कुछ खाना होगा तो मुसलमान का ही होगा। तो वो एक बार पैसा हमारा इनके अंदर गया तो फिर अंदर ही रह जाता है। वह भी एक बड़ी ताकत है इनकी।
और फिर ज़ाहिर-सी बात है जहाँ सरकारें फ़ेवर में होती, सरकारें क्या, ये तो सरकारी अधिकारी को कितना आसान है पैसा देके खरीद लेना। छांगुर बाबा जो कर रहा है 8 साल से नहीं पकड़ा गया है, तो क्या है? हिंदू हुँ, सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचारी होंगे, उनका सहयोग नहीं होगा उसको, 100% होगा। बरेली में क्या खाली मौलाना तौकीर रज़ा अकेले खारा कमा रहा था? यहाँ पे जो अधिकारी आए और गए, उन लोग का कुछ नहीं होगा, सब बना के गए होंगे। तो देश बेचने की तो पुरानी आदत है ना, धीरे-धीरे जाएगी। अभी 10 ही साल तो हुआ है, वरना तो कांग्रेसियों ने नस-नस में भ्रष्टाचार भर रखा है। इससे कौन अछूता है? अब जी। देखिए संदीप जी, 1982 से लेकर के अब तक 20 मुकदमे हैं और ये जो अभी बवाल हुआ उसके बाद 7 मुकदमे और दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर के मतलब 10 मुकदमों में तो अब तौकीर रज़ा को नामज़द किया जा चुका है। जो जाँच हो रही है उसमें कुछ और चीज़ें भी जुड़ रही हैं। और इनकी मंगलवार को पेशी भी हुई है, वीडियो अब कॉलिंग के कुछ दिन ज़रिए। बाद इनकी जब खुदाई होगी इनकी किसी ज़मीनों की, तो ये भगवान से मना रहे होंगे कि कोई मंदिर, कोई मूर्ति ना निकल आए। निकल आएगी तो फिर पूरा खुदेगा, जैसे संभल खुदा है। जैसे जी, संभल में 1976 में दंगे हुए थे, उसकी रिपोर्ट बाद में आई, वो भी तब आई जब संभल में इस बार का दंगा। तो उसकी भी पूरी जाँच करवाई होगी जी ने, और उसके बाद फिर उसमें नामज़द किया, इन्हीं के परिवार को किया। ठीक है? जिस बात को सब लोग भूल गए थे, जिस बात को उनके परिवार वाले भी भूल गए थे, जो लोग ये झेले थे। तो मैं कह रहा हूँ उस लेवल तक बरेली में इनकी जो है खुदाई होगी अब। अभी तो 6-7 मुकदमे हैं ना, अब देखिए कितने मुकदमे खुलेंगे। अभी तो 20 अभी आपको पता चले हैं, 20 तो पहले भी होंगे, किसको हवा थी, अब और निकलेंगे। और इनके खाली इन पे नहीं निकलेंगे, इनके जो 2-4 तो नसीम था, नफीस था, क्या नाम था? और इनके जो पूरे जी, 88 लोग गिरफ्तार हैं ना, तो जी। सबका निकलेगा। अभी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और फिर पता चलेगा कि बरेली एक्चुअली में नाथ नगरी है, और यहाँ कितना कब्ज़ा। आप सोचिए बरेलवी समाज रहा है यहाँ पर, आज ये पहली, और ये आज तक इनका एक छत्र राज्य था। व्हाटएवर दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू ऑन देयर ओन। पहली बार तो कोई सामने से कन्फ्रंटेशन आया है ऐसे 100 साल में। आज तक तो ये कुछ भी कर रहे थे। अभी तो 100 साल का इतिहास खुदेगा कि भैया तुम आए कब? पैदा कब हुए बरेली में? अपने स्कूल ऑफ थॉट लेके आए किस दिन? शायद 1886 की कहानी है ऐसी। 100 साल का इतिहास खुदेगा। देख एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी मैं आपसे। जी, अब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, ना तो जी। छांगुर बाबा बाहर आना चाह रहे हैं, ना ही तौकीर रज़ा बाहर आना चाह रहे हैं। तो इन्हें इन्हें क्या डर है कि ये अतीक ना बन जाए कहीं? आज़म खां अंसारी ना से बन जाए? पूछिए, वो बताएँगे कि वो किस तरीके से बाहर आए हैं, क्यों बाहर निकाले गए हैं और ज़बान सिल करके बैठे हुए हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, क्यों अतीक और मुख्तार ही क्यों, बहुत सारे रहे हैं। एक वो मुन्ना बजरंगी था, वो भी जेल में अंदर-बाहर कर रहा था, जी, जी। उसके साथ भी हादसा हो गया। तो वैसे एक्चुअली पता है क्या, इसको 2-3 तरफ़ा से इसको तो सरकार सुरक्षित रखेगी। अभी तो सरकार को इसका इतिहास निकालना है ना, इसको तो इसके लोग ही मरवा देंगे। जितना कालापन इसके पास पीछे छिपा होगा, भई इसको मरवाने में किसका फ़ायदा? बस ऐसी बात। जो लोगों का तंत्र, जो जिन लोग की खबर ये देगा, उन्हीं का फ़ायदा होगा ना, और उल्टा बता जी, देंगे कि सरकार ने निपटा दिया। तो सरकार इनको सुरक्षित रखेगी, सरकार इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करा रही है कि तुम बेटा रहो जेल में, तुमको ज़िंदा रहना है और तुमको सारी कहानी बता के जानी है। और अतीक को किसी उनके पुराने दुश्मन ने मारा, पुलिस ने थोड़ी मारा। किसी पुराने दुश्मन ने सुपारी दे दी और कुछ बच्चे आए बिल्कुल, जर्नलिस्ट बन बिल्कुल। के निपटा दिया। तार बीमारी से मरे। मुन्ना बजरंगी को जेल में ही किसी दूसरे अपराधी ने मारा। विकास दुबे ठीक की कह रहे गाड़ी हैं आप। पलट गई थी, वरना वो जिंदा रहता। सबको यही ये डर लगता है ना कि गाड़ी ना पलट जाए किसी की। फिर गाड़ी में मत बैठो, बैठो घर में, कमरे में, जेल में बढ़िया खाना मिल रहा है, खाओ। कहानी बता के जाओ कि कर क्या रहे थे असल में। अभी किसका पैसा लेके दंगा करने आए थे, ये बताओ पहले। कहानी जी, बता के जाओ। योगी जी को कहानियों से बहुत प्यार है। तो भैया मुझे एक आदमी मिल गया, मुझे अब इसकी पूरी कहानी जाननी है। पूरा इतिहास निकालो।
संभल जैसा कुछ बरेली में भी निकले, भगवान करे। भगवान प्रकट हो यहाँ बरेली में भी। सही कह रहे हैं। और योगी जी ने अब फाइल पकड़ ली है तो पूरी फाइल खंगाल के, पूरी कुंडली खंगाल के तब जो है इनका फाइनल हिसाब करेंगे। संदीप जी, आपने हाँ, मेरे शो के लिए समय निकाला और कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।